तो आज हम लोग शुरुआत करें एक नए चैप्टर के साथ जिसका नाम है iOS। आपने अकाउंट्स को रिवाइज किया, तो फिर मैं उसके क्वेश्चंस कर ले लूँ। ओके, आज आप और रिवाइज कर लो जितना रिवाइज करना है, ठीक है ना। तो अभी करते हैं iOS से शुरुआत। iOS यानी कि इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूट की हम लोग बात कर रहे हैं। एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूट में होता ये है कि ये कोई एक्ट नहीं है, ये क्या है, एक लॉ को कैसे पढ़ना, उसकी एक गाइडलाइन है, मेथोडोलॉजी टू इंटरप्रेट द लॉ। क्योंकि लॉ इज नॉट जस्ट कन्वर्टिंग सिंपल इंग्लिश इनटू हिंदी। एक इंग्लिश के शब्द के अनेक मतलब निकल सकते हैं, इसलिए हमारे पास में इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूट नाम का एक स्टैच्यूट है जो समझाता है कोई भी लॉ, लेट इट बी कंपनीज एक्ट और इनकम टैक्स एक्ट, जीएसटी, दुनिया में कितने भी लॉ होंगे, उसको इंटरप्रीट कैसे करना चाहिए ये यहाँ पे सिखाया जाता है, ठीक है ना। 4 मार्क के लिए एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूट यानी कि हमने लॉ को कैसे इंटरप्रीट करना चाहिए उसके बारे में है, हाउ टू इंटरप्रेट द लॉ। जैसे आप जानते होंगे वोडाफोन की केस है 11,000 करोड़ की। वहाँ पे वोडाफोन बोलता है कि मुझे आई डोंट हैव टू पे 11,000 करोड़, बट डिपार्टमेंट बोलती है कि उसको 11,000 करोड़ देने की जरूरत है। सेक्शन 54 कैपिटल गेन का केस था। अब इंग्लिश तो सेम ही है, डिपार्टमेंट भी वही इंग्लिश पढ़ रहा है और वोडाफोन भी वही इंग्लिश पढ़ रहा है, तो दोनों में मतभेद तो होना ही नहीं चाहिए। इट वॉज जस्ट सिंपली गेटिंग कन्वर्टेड इनटू व्हाट, इंग्लिश इनटू हिंदी। तो फिर भी कैसे हो सकता है, बिकॉज एक इंसान एक ही लाइन की अनेक मतलब निकाल सकता है। हर एक इंसान अपने अपने फायदे का उसका मतलब निकालता है। तो जैसे एग्जांपल में बोलूँ, प्रॉक्सी कैन नॉट स्पीक इन मंडी, प्रॉक्सी कैन नॉट स्पीक इन एजीएम, ऐसा लिखा है, तो प्रॉक्सी बोल नहीं सकता। तो शेयर होल्डर क्या करा, चिट्ठी लिख के भेजा, वो बोला जो मैं लिख रहा हूँ तुमको फॉलो करना पड़ेगा। बाकी लोगों ने बोला ऐसा अलाउड नहीं है, तुझे बोलना अलाउड। बोले मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं तो बोल नहीं रहा हूँ, मैं तो लिख रहा हूँ ना, तो तुम्हें क्या दिक्कत है, मैं तो लिख रहा हूँ। तो अब क्या हुआ, ये हो गया लिटरल इंटरप्रिटेशन कि प्रॉक्सी कैन नॉट स्पीक, यानी स्पीक का हिंदी में मतलब बोल नहीं सकता। तो एजीएम में शेयर होल्डर बोला मैं बोल नहीं रहा हूं, मैं तो लिख रहा हूं, तो आई शुड बी अलाउड। तो लोग बोले ऐसा नहीं भाई, बोलना नहीं मतलब लिखना भी नहीं। बोला ऐसा कहा लिखा है, इंग्लिश तो मैं भी जानता हूं, इंग्लिश में देखो डिक्शनरी खोलो, ऑक्सफोर्ड में ही लिखा है स्पीक है, नहीं बोलना। तो क्या होता है ना, लॉ इज नॉट ओनली अबाउट कन्वर्टिंग नॉर्मल इंग्लिश इनटू हिंदी। तो शेयर होल्डर वॉज नॉट अलाउड टू स्पीक बिकॉज इसको जब इंटरप्रिट किया जाता है, तो जब भी इंटरप्रिटेशन किया जाता है तो लॉ मेकर की इंटेंशन तक जाना पड़ता है कि व्हाट वाज द इंटेंशन ऑफ लॉ मेकर। आप हमेशा लिटरल इंटरप्रिटेशन नहीं लगा सकते हो। लिटरल यानी कि नॉर्मल कन्वर्टिंग इंग्लिश इनटू हिंदी। कभी कभी नॉर्मल इंटरप्रिटेशन यानी कि लिटरल इंटरप्रिटेशन की वजह से अगर लॉ का अनर्थ हो रहा होगा, यानी लॉ को सही इंटरप्रिटेशन प्राप्त नहीं होगा, लॉ मेकर की लॉ मेकर का जो इंटेंशन है वो साध्य नहीं हो रहा होगा, या लॉ मेकर ने जिस दृष्टिकोण से उस लॉ को बनाया था वो अचीव नहीं हो रहा ना, इन दैट केस यू हैव टू स्टॉप थिंकिंग फ्रॉम द लिटरल पॉइंट ऑफ व्यू, हैव टू गो फॉर रीजनेबल इंटरप्रिटेशन। तो यहां पे क्या होता है ना, जब कोई मान लो बहुत ही प्लेन इंग्लिश है, सिंपल है, जिसमें कोई दुविधा नहीं है, जिसमें कोई अलग अलग मीनिंग नहीं निकलते, ऑब्वियसली यू हैव टू गिव अ चांस फर्स्ट ऑफ ऑल टू लिटरल। सबसे पहले हमने लिटरल से ही शुरुआत करना चाहिए। पर जब लिटरल से काम नहीं होता, लिटरल से इंटरप्रिटेशन नहीं निकलता, लिटरल से काम नहीं चल रहा है, लॉ मेकर का इंटेंशन अचीव नहीं हो रहा है, या फिर मान लो जो अगर हमने लिटरल लगा दिया तो उसका कुछ तो भी अलग ही मतलब, तो उस केस में आपको जाना पड़ता है रीजनेबल। बट जब लैंग्वेज बहुत सिंपल है, जब बहुत इजी है, कोई वेग नहीं है, तो इन दैट केस यू शुड जस्ट गो फॉर व्हाट लिटरल। गॉट इट? चलो, तो इसका मतलब जैसे एग्जांपल 149 सबसेक्शन 1 कहता है कि कंपनी में मिनिमम डायरेक्टर कितने होना चाहिए, प्राइवेट में 2 होना चाहिए और पब्लिक में 3 होना चाहिए और ओपीसी में 1 होना चाहिए, ऐसा लिखा है 149 सबसेक्शन 1 में। अब कितना इंग्लिश में क्लियर लिखा हुआ है, एवरी पब्लिक कंपनी शुड हैव मिनिमम 3 डायरेक्टर, प्राइवेट कंपनी शुड हैव मिनिमम 2 डायरेक्टर एंड ओपीसी शुड हैव मिनिमम 1। अब मुझे बताओ यहां लिटरल लगाओगे या रीजनेबल लगाओगे? क्यों लिटरल लगाओगे? इसमें क्या बुद्धि लगाएंगे? बोले 3 को नुको, मुझे 3 को सोचना। अरे 3 ही है, उसमें आप क्या सोचेगा? 3 विल रिमेन 3, 2 विल रिमेन 2, उसमें और कुछ बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं, बिकॉज चीजें बहुत ही सिंपल है, सरल है, वेग नहीं है, एकदम से क्लियर है। उस केस में लिटरल को ही चांस मिलना चाहिए। जब चीजें बहुत क्लियर होती है, जिसमें बहुत कुछ और एम्बिग्यूटी नहीं होती, उस केस में फर्स्ट ऑफ ऑल किससे काम करना चाहिए? लिटरल से। और जब लिटरल से चीजें
सही मीनिंग नहीं निकाल पा रही है, तो देन यू शुड गो फॉर रीजनेबल। ये दोनों का डिफरेंस है। हैव यू ऑल अंडरस्टूड? तो आप क्या करोगे, लिटरल का एग्जाम्पल लिखो। 149 सबसेक्शन 1, 149 सबसेक्शन 1, क्या मीनिंग है इसका? 149 सबसेक्शन 1, प्राइवेट लिमिटेड मिनिमम 2, पब्लिक लिमिटेड मिनिमम 3, ओपीसी मिनिमम 1 डायरेक्टर। एक ये सिर्फ किसके लिए था? लिटरल के लिए, बिकॉज भाषा बहुत सिंपल है। अब एक काम करो, यहां पे आओ, एग्जाम्पल लिखो रीजनेबल के लिए। प्रॉक्सी कैनॉट, प्रॉक्सी कैनॉट स्पीक इन एजीएम। समझ गया? अब समझा रीजनेबल कब लगाना है और लिटरल कब लगाना है? यहां पे लिखा ही है, रीजनेबल में लिखा है एप्लीकेबिलिटी इफ द लैंग्वेज, क्या लिखा है? एम्बिगस, मतलब कुछ तो भी उसके अलग मीनिंग निकल रहे होंगे। इफ द लिटरल इंटरप्रिटेशन से हमने उसको इंटरप्रेट किया तो उसका मीनिंग एब्सर्ड आ रहा है, यानी कि सही नहीं आ रहा है। इट डिफीट्स द इंटेंशन ऑफ व्हाट, अगर आपने उसको लिटरल से इंटरप्रेट कर लिया ना, तो वो लॉ मेकर का इंटेंशन को अचीव नहीं कर पाएगी। लॉ मेकर ने क्या बोला था कि एजीएम में प्रॉक्सी को बीच में दखल अंदाजी नहीं करना चाहिए, चाहे वो बोलकर हो। उसको नहीं पता था कि लोग इतने बुद्धू हैं, जब मैं बोलूंगा बोलकर नहीं लिख सकते तो लोग समझ जाएंगे भाई बोल नहीं सकता इसका मतलब जस्ट प्लीज स्टे अवे फ्रॉम ऑल दिस। ये हमारे आपसी मैटर, तो को आने को बैठने को दे रहे हो बड़ी बात, तो इधर आके उलझ मत, क्योंकि ये तेरा काम नहीं है। इट इज नन ऑफ योर बिजनेस। तुझे सिर्फ आके सिर्फ देखना है भाई तेरा जो मेन ओनर है वो नहीं आ पा रहे, जस्ट अलाउड टू सिट हियर। तुम आके यहाँ पे बकर मत कर, बिकॉज तुझे कुछ पता ही नहीं, यू नॉट इवन द शेयर होल्डर। तो लॉ मेकर को लगा था कि मैं अगर लिखूंगा बोल नहीं सकता तो लोग समझ जाएंगे कि वो, पर यहां पे तो लोग बहुत बुद्धिजीवी है, वो बोल रहा मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हुआ है, आई नो बेटर इंग्लिश देन व्हाट यू नो। तो ऐसा नहीं होगा, वही बोल रहा है। नैरोअर इंटरप्रिटेशन वुड फेल टू अचीव द मेन पर्पस, यानी अगर उसको आप नैरो, यानी कि अगर आपका बोलने का मतलब सिर्फ स्पीक का मतलब बोलना ही रख देंगे तो आपकी मीनिंग, आपकी सोच कैसी होती, बहुत नैरो हो गई। तो नैरोअर मीनिंग क्या कर रहा है, उसके इंटेंशन को छीन रहा है। तो इसलिए हमने क्या करना चाहिए, लिटरल से काम नहीं करना चाहिए। इन दैट केस यू शुड गो बियॉन्ड वर्ड्स, यू शुड गो फॉर रीजनेबल। नेक्स्ट पॉइंट, रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। हार्मोनी यानी कि मतलब क्या होता है, जब एक ही एक्ट में अलग सेक्शंस का इंटरप्रिटेशन अलग होता है और उनमें मतभेद हो जाता है। लॉ मेकर ने एक सेक्शन में उसी चीज के लिए अलग लिखा और किसी और सेक्शन में अलग लिखा। अब रीडर को लगता है मैं ये फॉलो करूं कि ये फॉलो करूं, बिकॉज लिखा तो दोनों नहीं है। अपने घर में मम्मी बोल रही है कि तू रात में घूम सकता है और पापा बोल रहे घूम नहीं सकता। अब बेटा क्या करे? बेटा कंफ्यूजन स्टेट में कि करे क्या? समझ आया मैं क्या हो रहा हूं? और बेटे को समझ रहा नहीं कि भाई मैं पापा को फॉलो करूं या भाई कोई ना कोई तो बजाएंगे ही मुझे। वैसे लॉ में भी ऐसे होता है कि दो अलग अलग सेक्शंस होते हैं जो अलग अलग बातें करते। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं 179 एंड 180। 179 में कहा है कि जब भी आपको पैसे बोरो करना है ना तो आपको बोर्ड रिजोल्यूशन पास करना चाहिए, यू हैव टू पास, ठीक है। 180 में कहता है अगर आपको पैसे बोरो करना है तो आपको एसआर पास करना पड़ेगा। ऐसा कौन सा सेक्शन कह रहा है? 180। लोग परेशान हो गए, भाई ये तो 179 कर रहा है, सिर्फ बोर्ड रिजोल्यूशन से काम चल जाएगा। 180 कह रहा है स्पेशल रिजोल्यूशन लगेगा। अब एज अ रीडर आई एम कंफ्यूज कि मुझे बीआर से काम चलेगा या मुझे स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा जनरल मीटिंग में। पर वहां पे 180 में एक खुलासा लिखा है कि अगर आप निर्धारित लिमिट से ऊपर जा रहे हो बोरोइंग करते समय तो आपको एसआर पास करना है। क्या लिखा था? इफ यू गो बियॉन्ड सर्टेन लिमिट यू आर सपोज टू पास। अब आपको दोनों को ऐसे पढ़ना है, हार्मनी करना है
यानी उनका कॉन्फ्लिक्ट हटाना। हार्मनी इज द उल्टा ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। हार्मनी कब करना पड़ेगा? जब कॉन्फ्लिक्ट नहीं तो हार्मनी क्या करूं? मतभेद ही नहीं है तो फिर हार्मनी किस बात की? तो इसका उपयोग कब होगा? जब कॉन्फ्लिक्ट है। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब मुझे दोनों को ऐसे इंटरप्रीट करना है कि दोनों को मैं सेटिस्फाई करूं। मतलब 179 को भी लगना चाहिए मुझे फुलफिल किया, और 180 को भी लगना चाहिए मुझे, मम्मी और पापा दोनों को लगना चाहिए मेरी बात बच्चा सुनता है। ऐसा उसका इंटरप्रिटेशन निकालना है। मम्मी ने कहा बाहर जाओ, पापा ने कहा बाहर मत जाओ। 11 के बाद में मुझे कोई बाहर गया अलाउड नहीं। बाहर भी जाओ पर 11 से आ जाओ। मम्मी भी खुश, पापा भी खुश। बाहर भी गए, 11 के पहले भी आ गए। मतलब क्या, दोनों का शांति हो गया। अब क्या करेंगे यहां पे? 179 180, एक निर्धारित अमाउंट तक अगर विड्रॉ बैंक से बोरो करोगे तो उससे बीआरई पास करोगे। पर निर्धारित अमाउंट से अगर ऊपर जाओगे तो एसआर तो लगेगा पर बीआर भी पास करूंगा। क्योंकि बीआर ने 179 क्या होता, जब भी कभी बोरो करोगे, जब भी बोरो करोगे तो बीआर लगेगा। मुझे लिमिट से कोई मतलब नहीं। 180 क्या बोलता है? इफ यू आर गोइंग बियॉन्ड सेट, बिकॉज आप बहुत ही बोरोइंग कर रहे हो तो शेयर होल्डर को भी पूछ लो। इतना बोरोइंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कर रहा है तो शेयर होल्डर को भी पूछना चाहिए, क्योंकि कंपनी के लिए खतरा हो सकता है ज्यादा बोरोइंग। तो क्या समझा आपने? क्या किया यहां पे? आपने उसका ऐसा जजमेंट निकाला कि 179 को क्या खुशी होगी, भाई मेरा सुनता है, जब भी बोरो करेगा बीआर करेगा। 180 को लगता है अच्छा ठीक है बियॉन्ड लिमिट जाएगा तो एसआर भी पास करेगा। यानी कि इंटरप्रिटेशन क्या होगा? एक निर्धारित समय तक अगर आप बोरो करोगे तो ओनली बीआर, निर्धारित समय के बियॉन्ड जाओगे तो बीआर भी लगेगा और एसआर भी लगेगा। तो आपने किसको खुश किया? वही आंसर ओवर। चलो देखो मैं पढ़ता हूं इसको। आप लिख दो वहां पे सेक्शन 179 बीआर, 180 बीआर प्लस एसआर। if it goes beyond if it goes beyond certain limit, समझ गया क्या लिखा है? Doubt about meaning of words of statute then harmonize with the subject of enactment and object which legislature had in view. Two or more provisions cannot be reconciled with each other, then interpret as to give effect to all of them. समझा क्या? एक ही लॉ के अंदर अलग अलग प्रोविजन क्या बात कर रहे हैं? कैनॉट रिकंसिल, यानी कि दोनों अलग ही बातें कर रहे हैं, कुछ तो भी कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है। नॉन एप्लीकेबिलिटी एप्लीकेबल ओनली व्हेन देयर इज अ रियल एंड नॉट मेरली अपीयरेंट कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि एक्चुअल में कॉन्फ्लिक्ट है, अपीयरेंट नहीं है। मतलब एक्चुअल में देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट, जो रीडर है, जो कंपनी से उनको समझ ही नहीं रहा कि इसको क्या करे भाई, दोनों को पढ़ता, दोनों अलग विपरीत बातें करते हैं, हम लोग फॉलो करें तो करें क्या ऐसे सिचुएशन में? आई होप यू अंडरस्टूड दैट। तो ये कब यूज करेंगे? व्हेन देयर इज, लिखो इट इज यूजफुल व्हेन देयर इज अ, देखो इट इज यूजफुल व्हेन देयर इज अ, इट इज यूजफुल व्हेन देयर इज अ व्हाट, देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट। बढ़ो आगे। रूल ऑफ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शंस ऑफ द हेडेंस रूल एंड मिसचीफ रूल, ऐसा कुछ लिखा है। बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शंस और द हेडेंस रूल और द मिसचीफ रूल। और लिखा था व्हाट वाज द लॉ बिफोर द मेकिंग ऑफ दिस एक्ट, व्हाट वाज द मिसचीफ और डिफेक्ट, व्हाट वाज द रेमेडी एंड व्हाट इज द रीजन ऑफ दैट रेमेडी। ये क्या है बता गया? ये कॉन्सेप्ट समझ लो। क्या होता है, जब भी कभी ऐसा होता है, एक पहले तो वर्ड जानो जिसका नाम है मिसचीफ।
मिसचीफ, हाँ ठीक है, harm or trouble caused by someone or something, it's called as mischief. Rule of beneficial construction or hidden rule or mischief rule. मिसचीफ क्या था पहले? एक एक कानून है जिसका नाम है पॉश, POSH, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट। ऐसा सारे इंडस्ट्री में एप्लीकेबल। जब भी कोई ऑफिस के दौरान, ऑफिस में क्या था, जब पॉश नहीं था तो ये था कि लड़कियों को ऑफिस के अंदर कोई छेड़ता था, तो देन गर्ल्स यूज्ड टू फील इनसिक्योर इन द ऑफिस एनवायरनमेंट कि भाई हम लोग को क्या हो रहा है ऑफिस में, हमसे कोई, हाँ समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? एक मिनट, क्या था पहले? ऑफिस आवर्स के दौरान अगर लड़कियों को कोई छेड़ता था तो देयर वाज नो वन टू प्रोटेक्ट देम। सो फिर क्या किया, मतलब अक्सर ये होता है कि कोई सीनियर है या फिर कोई ऑफिस का कोई पर्टिकुलर एम्प्लॉय है, वो लड़कियों को घूरता है, स्टेयर करता है, एंड ट्राइंग टू मेक गर्ल्स अनकंफर्टेबल इन द ऑफिस। ऐसा हो सकता है कुछ स्टेयर ही कर रहा है लड़कियों को, और लड़की लग रहा है क्या कर रहा है भाई, मतलब मेरे बाजू में बैठा, पर तुम देख रहे हो, कितना देख रहे हो? या कभी आप उसको छेड़ रहे हो, उससे बात कर रहे हो, रास्ते में जा रहे तो उसको ट्राइंग टू अननेसेसरी टॉक टू हर। तो क्या होता ना, ये जब चीजें आई तो दिस वॉज इंट्रोड्यूस टू प्रोटेक्ट किसको? तो देन पॉश वॉज इंट्रोड्यूस्ड। एंड वाई पॉश वॉज इंट्रोड्यूस्ड? कि ऑफिस आवर्स के दौरान या ऑफिस में जनरली इट वॉज मेंट फॉर दैट, एंड इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू प्रोटेक्ट किसको? ओनली गर्ल्स। तो बेसिकली यही दुनिया ने देखा है कि लड़कियों को लड़का छेड़ता है। ऐसा बहुत कम होगा कोई लड़के को छेड़ रहा है, मतलब लड़की ने लड़के को छेड़ा, ऐसा मतलब 99% में नहीं हो सकता है। क्या लगता है आपको? मतलब ऐसा आप, बेटा तुम्हें कभी किसी लड़की ने छेड़ा है? पर ये हो सकता है तुमने छेड़ा हो, पॉसिबल। अक्सर यही तो होता है, कॉलेजेस में देखते हैं लड़का ही जाके लड़की को अप्रोच करता है, फिर लड़की मना करती है तो फिर उसको छेड़ता है। या ऑफिसेस में भी ये होता है, वेरी नॉर्मल रूटीन। ऑफिसेस में तो इतना कुछ करते हैं, जानबूझ के लड़कियों को अपने टीम में लेंगे, जो सीनियर्स होंगे, जो बॉस होंगे, और उनके साथ में दे विल ट्राई टू मैनिपुलेट। मैं आपको बोनस दिला दूंगा, इंसेंटिव दिला दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, अगर तुम नहीं काम करोगे, तुम मेरे साथ नहीं चलोगी तो पनिशमेंट करेंगे। एंड देन फिर वो क्या ना, वो अपनी डेजिग्नेशन का, अपनी पोजीशन का फायदा उठा के दे ट्राई टू मैनिपुलेट थिंग्स। फिर लड़की मजबूर हो जाती है डिनर पे जाने के लिए, डेट पे जाने के लिए। तो ये चल रहा था, देयर वाज नो सेक्शन टू प्रोटेक्ट गर्ल्स। इसलिए ऑफिसेस के अंदर आजकल पॉश नाम की कमेटी होती है। किसी भी लड़की को किसी ने छेड़ा ना, आई मीन एवरी गर्ल शुड नो अबाउट। कभी किसी ने छेड़ा भाई, घूर भी रहा है, कमेंट भी करता है, तो शी कैन गो। और पता है पॉश के अंदर अपना ये जो वो था ना, क्या नाम उसका, फ्लिपकार्ट का ओनर बंसल, 2 बंसल है देख, उसमें से एक बंसल को इसलिए निकालता बिकॉज एक लड़की ने बोला था ये मुझे छेड़ता है। ओनर, आई थिंक सचिन है, बिन्नी, आई डोंट नो एग्जैक्टली, दोनों में से एक है। अब तुम पढ़ो तो आपको दिख जाएगा। पॉश में निकाला उसको भाई, कंपनी की ओनर को डायरेक्टरशिप से निकाल दिया। इन्वेस्टर्स जो थे उसके, फ्लिपकार्ट के इन्वेस्टर जो है फिरंगी सारे, उसके अंदर का एक इन्वेस्टर आप जानते, वॉलमार्ट भी,
वॉलमार्ट बोले तो कर क्या रहा भाई, लड़की को छेड़ रहा, तो है कौन, द ओनर एंड यू आर डूइंग दिस। भाई ही इज द फाउंडर, बंसल को निकाल दिया उसने कंपनी से, तो सोचो छोटे एम्प्लॉय को तो गिनेंगे भी नहीं। तो पॉश वॉज इंट्रोड्यूस, पर अभी एक बार क्या हुआ, एक लड़की ने लड़के को छेड़ा, लड़की ने लड़के को छेड़ा, वो गया पुलिस में, वो बोला कि आई वॉन्ट टू फाइल ए कंप्लेन एज पर पॉश प्रोविजंस। कौन बोल रहा है, लड़का बोल रहा है, किसको, पुलिस को। पुलिस ने एक्सेप्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए? लॉ में कुछ नहीं लिखा है, नहीं, लॉ में कहीं नहीं लिखा है कि लड़की के लिए कि लड़के के लिए। इसलिए लिखा है यहां पे मिसचीफ किसके साथ में हो रहा था। मिसचीफ रूल कहता है ये लॉ आने से पहले मिसचीफ किसके साथ में हो रहा था, किसको हार्म हो रहा था, लड़कियों को। तो इसका फायदा कौन उठाएगा, सिर्फ लड़कियों, लड़कों को इससे कुछ बेनिफिट नहीं। इसको बोलते हैं मिसचीफ रूल। अगर ऑलरेडी लॉ में लिखा होता है कि लड़कियों के लिए है, तो फिर तो लिटरल इंटरप्रिटेशन लाके काम चल जाता था। आज हम लोग इतना दिमाग क्यों लगा रहे, लॉ में करने लिखा ही नहीं, किसके लिए लिखा है। कभी कभी लॉ में लिखा ही नहीं होता वो बना किसके लिए, तो उसका एडवांटेज उन्हीं को मिलना चाहिए जो त्रस्त थे पहले, जो परेशान थे पहले। तो हु वाज गेटिंग परेशान पहले, लड़कियां, तो हु विल एंजॉय द बेनिफिट, लड़की। ये देखो यहां पे क्या, उसकी चार बातें। व्हाट वाज द लॉ बिफोर मेकिंग दिस एक्ट, कुछ भी नहीं था लॉ। देखो उसके एबीसीडी लिखा है, बैकग्राउंड देखो ऐसा। व्हाट वाज द लॉ, कुछ भी नहीं लॉ था। व्हाट वाज द मिसचीफ, क्या मिसचीफ था भाई पहले, कोई भी लॉ नहीं थे जिसकी वजह से लड़कियों को छेड़ना रुक रहा था। व्हाट इज द रेमेडी दैट द एक्ट हैज प्रोवाइडेड, क्या रेमेडी है, क्या लाया नया एक्ट है, पॉश ने क्या लाया, व्हाट इज द रेमेडी ऑफ द पॉश ने क्या लाया, कि अगर कोई लड़की को छेड़ा गया तो उसको बजाना चाहिए, ये थर्ड। एंड व्हाट इज द रीजन फॉर दैट रेमेडी, तो ये ताकि लड़कियों को छेड़ना बंद हो जाए। ये चार चीजें पढ़ना पड़ेगी और फिर डिसाइड करना पड़ेगा कि किसके लिए। तो किसके लिए आया था, व्हाट वाज द मिसचीफ, लड़कियां वाज गेटिंग परेशान, गेटिंग टीज्ड। ये पहले कब की आती, पहले वाली। तो इसका एडवांटेज भी किसको मिलना चाहिए, यही लिखा, इसको इसलिए तो लिखा बेनिफिशियल, यानी कि किसको बेनिफिट मिलना चाहिए। अरे भाई पहले से ही लॉ में अगर डिक्लेयर क्लियर लिखा हुआ है कि किसके लिए, तो फिर हम लोग इतने उलझ क्यों रहे हैं। पर जब लॉ में लिखा नहीं होता, हमें समझ नहीं आता कि इसका फायदा दे किसको, तो ये देखना पड़ता मिसचीफ कौन था पहले, यानी किसको परेशानी हो रही थी। मिसचीफ का मतलब देखा ना हमने, कौन पहले परेशान हो रहा था, लड़कियां हो रही, इसका फायदा किसको जाएगा, दैट्स ऑल। जनरल क्लॉजेस में जब अंकिता मैम को पढ़ाई वो समझा देगी ही का मतलब शी होता है। भाई ही इंक्लूड शी, क्या, हाँ यहां पे कुछ लिखा ही नहीं, ही भी नहीं लिखा और शी भी नहीं लिखा, तो क्या करे। ठीक है, नेक्स्ट। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, ओके। एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शंस ऐसा लिखा है देखो, और उसके नीचे और लिखा है एजस डिम जनरस। एजस डिम जनरस का मतलब होता है कि अगर ऐसा लिखा होगा, हमने शायद से कल परसों पढ़ा था एक सेक्शन, इंटरनल ऑडिटर कौन होता है, वो सीए भी हो सकता है, कॉमा सीडब्ल्यू और कॉमा लिखा था एक्सेट्रा। उस एक्सेट्रा का मतलब कोई भी एक्सेट्रा नहीं होता, वही होगा जो पहले दोनों के संबंधित एक्सेट्रा है। यानी सीए सीडब्ल्यू जनरली फाइनेंस वाले लोग हैं, तो एमबी फाइनेंस चल सकता है, डॉक्टर नहीं चल सकता, इंजीनियर्स नहीं चल सकते, सीएफए चल सकता है। यानी कि हर एक्सेट्रा कैन नॉट बी कुछ भी एक्सेट्रा, वो किन शब्दों के बाद एक्सेट्रा आ रहा, दैट इज इंपॉर्टेंट। आर यू गेटिंग इट, आई रिपीट अगेन। ऐसा लिखा है कि हमारी कंपनी बनाएगी, दूध बनाएगी, छाछ बनाएगी, दही बनाएगी, एक्सेट्रा बनाएगी, तो क्या बनाएगी, तो एक्सेट्रा का मतलब क्या, वो क्या लिपस्टिक बनाएगी, काजल लाइनर कुछ बनाएगी, कॉस्मेटिक बनाएगी, फेस वॉश बनाएगी, गन बनाएगी, कार बनाएगी, गाड़ी बनाएगी, कुछ नहीं बनाएगी। उस एक्सेट्रा का शब्द आया है दूध, दही, छाछ।
यानी कि एनी प्रोडक्ट विच इज अ डेयरी प्रोडक्ट। तो इन दिस केस दैट एक्सेट्रा मीन्स कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो इन पहले शब्दों से रिलेटेड है। बताओ इनमें एक्सेट्रा जनरल वर्ड लगता है क्या स्पेसिफिक? एक्सेट्रा इज अ जनरल वर्ड, बट जनरल वर्ड विल टेक द कलर ऑफ स्पेसिफिक वर्ड्स। इसका मतलब क्या? अब वो एक्सेट्रा कैसे बिहेव करेगा? स्पेसिफिक कौन है? दूध, छाछ, दही। तो वो एक्सेट्रा के अंदर वही एक्सेट्रा आएंगे, यानी कि आइसक्रीम बना सकते, यानी कि श्रीखंड बना सकते, घी बना सकते, फ्लेवर्ड मिल्क बना सकते, अरे अमूल वाले सारे प्रोडक्ट्स बना सकते। समझ आ रहा है मैं क्या बोल? तो कभी भी एक्सेट्रा आने के बाद याद रखे उस एक्सेट्रा का मतलब हमेशा उन पहले शब्दों से कनेक्टेड होता है। एग्जांपल लिख दीजिए आपने। अच्छा पहले वो बेनिफिशियल में आपने पॉस्ट लिखा था क्या? उतना पॉस्ट लिख दो। बेनिफिशियल में पॉस्ट लिख दो, मैंने तब लिखवा नहीं था। एडजस्टिव जनरेशन में लिख दो। क्या लिखोगे? एक तो पहले आप लिखोगे सेक्शन कौन सा था वो? 138 इंटरनल ऑल्ट। सही बोला। उसमें है ना पोस्ट में लिखा हुआ, अनड्यू एडवांटेज नहीं उठा सकते, उस पर पूरा लिखा हुआ है। बहुत सारे सेक्शन है पोस्ट में। इट्स एन एक्ट, कंप्लीट एक्ट है वो। तो कभी लड़कियां भी उसका बेनिफिट उठा सकती फालतू में, बेवजह, बेबुनियाद, तो फिर वो लड़कियों को बजाएंगे। उसमें लिखा है ना, मतलब लड़कियों को फायदा होना चाहिए, पर लड़कियां ही अगर गलत तरीके से उसका यूज कर, जब वैसे किसी मर्द को डिफेम कर रहे हैं, इसने मुझे छेड़ा, इसको निकाला, ऐसा नहीं होगा। पर सर मान लो सच में किसी लड़की ने लड़के को छेड़ा हुआ तो क्या? तो लड़का जाएगा पर पॉस्ट में नहीं, किसी और एक्ट में जाएगा, ये समझ लो। ऐसा नहीं कि लड़के को कुछ नहीं हो सकता। मान लो सच में किसी लड़की ने लड़के को छेड़ा ही है तो क्या? पॉश के तहत पनाह नहीं मिलेगी, पर दुनिया में और भी चैप्टर्स और भी सेक्शंस और भी चीजें हैं ना लॉ, तो कहीं ना कहीं तो कुछ बैठेगा उसके लिए। पर ये पॉश की जहां तक बात है स्पेसिफिकली इट इज मेंट फॉर गर्ल्स। अच्छा एग्जिस्टिंग जनरेशन के बारे में कुछ बोलो। एग्जाम्पल तो दूसरा, एज पर एमओए कंपनी कैन मेक, एज पर एमओए कंपनी कैन मेक व्हाट? मिल्क, बटर मिल्क, कर्ड, एक्सेट्रा। हो गया? हो गया आपका एग्जिस्टिंग जनरस, है ना? नेक्स्ट वहां पे लिखा ही देगा अगर पढ़ना है तो। दिस रूल मीन्स स्पेसिफिक वर्ड्स आर यूज्ड एंड आफ्टर दो स्पेसिफिक वर्ड्स सम जनरल वर्ड्स आर यूज्ड। द जनरल वर्ड्स वुड टेक द कलर ऑफ स्पेसिफिक वर्ड। समझ गया? वो भी लिखा है। नेक्स्ट अब देखो बच्चों, इस चैप्टर में हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा, इसका नाम है एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन। समझ रहे? 5वां नंबर देखो, वहां पे लिखा है कभी वो एंड लगता है, कभी वो और लगता है, कभी वो मे लगता है, कभी वो शाल लगता है। कभी कभी एंड को और को एंड पढ़ना पड़ता है, और कभी मे को शल और शाल को मे। और शल में कितना फर्क है? एक है डायरेक्टरी, एक है मैंडेटरी। मे यानी कि यू मे डू दिस, यू मे क्लीन योर डेस्क, यू शुड क्लीन योर डेस्क। दिस इज डिफरेंस। इन दोनों में एक अंडरलाइन कर दो यहाँ पे, एक मैंडेटरी एक डायरेक्टरी। देखो उसके नीचे दिख रहा है, इसके नीचे नंबर 4 में। मैंडेटरी मतलब क्या होता है? आपको करना ही है। डायरेक्टरी मतलब डायरेक्शनल है, मतलब कर दे भाई। बताओ भारत में स्वच्छ भारत करना क्या है? भारत में अपनी जगह में अपने एरिया को स्वच्छ रखना चाहिए, स्वच्छ भारत करना चाहिए। ये मैंडेटरी है, डायरेक्टरी? इट इज डायरेक्टरी। भारत में आज भी अगर रैपर फेंक दे तो कोई फाइन नहीं है, पर सिंगापुर में ऐसा नहीं है। रैपर फेंका तो उठा के ले जाता है आपको। तुम रैपर फेंको, 2 मिनट में पुलिस उठाती है आपको। कुछ कुछ देश में मैंडेटरी है। इंडिया में बोलते हैं भाई
मत फेंको, कचरा मत करो। आज भी अपने ऊपर छोड़ा है, उसके ऊपर कोई ऐसा। इनकम टैक्स क्या है इंडिया में? वो तो चाहे डायरेक्ट ही करे तो मजा आ जाएगा जीवन में। इनकम टैक्स आपकी इच्छा तो भर दो देश के कल्याण के लिए, ना तो कोई बात नहीं। तो क्या लगेगा, लोग भरेंगे? इंडिया में आज इनकम टैक्स क्या है? मैंडेटरी। तो मैंडेटरी के समय शब्द होते हैं शल, शुड, मस्ट। इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है जब वो मैंडेटरी होता है। और डायरेक्टली हमेशा क्या होता है? मे। यू मे डू दिस, आप कर सकते हो। एक बात पूछना चाहूंगा, ये क्यों पता होना चाहिए वो डायरेक्टरी है क्या मैंडेटरी है? जब कोई लॉ को इंटरप्रेट करते तो बड़े बारकाई से शल और मे का फर्क होता पता होना चाहिए। क्योंकि जैसे शल और मे का शल हो जाता है ना, वो पूरी चीजों का मतलब बहुत चेंज होता है। मे यानी कि आपका वॉलंटरी चॉइस, आपको करना है कि नहीं करना है। शल यानी कि आपका चॉइस नहीं है। और शल कम्स विथ पनिशमेंट्स। नहीं करना तो फिर देख तो ये फिर पनिशमेंट है। मे डज नॉट कम विथ पनिशमेंट्स। मे यार कर दे भाई, मे यानी कि प्लीज कर सकते हो। यू मे क्लीन योर एरिया, नहीं करा तो कुछ नहीं, मे लिखा है ना, देख भाई तेरी इच्छा तो कर देना बस। और शल में करना ही पड़ेगा, नहीं करा तो देख, नहीं करा तो पनिशमेंट, फाइन। कौन सा स्ट्रिक्ट होता है? मैंडेटरी। और कौन सा स्ट्रिक्ट नहीं होता? किस में पनिशमेंट होती? मैंडेटरी। और किस में नहीं होती? तो ये मैंडेटरी और डायरेक्टरी का फर्क एग्जामिनेशन में एक बार पूछा था। अब उसके ठीक ऊपर वर्ड होता है, देखो एक और एंड लिखा है कहीं तो, है ना, और कई तो लिखते हैं मे शल। ओके, अब मैं आपको पहले समझाता हूँ। मे शल और एन एंड। कभी कभी मे को शल लिखा मे है पर उसको शल ट्रीट करना पड़ता है। सो ऐसे कैसे किसी के हमको कैसे मे के अंदर शल लिखा हुआ है, लिखा मे है, इंटरप्रेट शल करना। यहाँ पे क्या वर्ड यूज किया उन्होंने? कभी कभी। 99% में मे विल रिमेन मे, शल विल रिमेन शल। 1% केसेस में मे को शल। फिर सर वो लॉ मेकर ने ही मे को शल लिख देना चाहता, हमारे ऊपर क्यों छोड़ा है उसको? अगर उसको लगता है शल तो शल, पर कभी कभी कुछ लोगों के सामने शल नहीं लिख सकते। सेंट्रल गवर्नमेंट शुड पनिश हिम, ऐसा लॉ नहीं, ऐसा लॉ में कोर्ट शुड, कोर्ट शल नहीं, कोर्ट में पनिश हिम। वो हालांकि जैसे पापा को आपने बोला, पापा के सामने पापा को आप शल में कभी नहीं बोल सकते, हालांकि आपके अंदर से निकल रहा है शल, पर जुबान पे आते तो में हो जाता है। कभी 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 क्या होता है कि आपको स्क्रीन दिख रहा है क्या? इधर बोल रहा ब्लैक स्क्रीन आ रहा है, एक बार चेक करोगे? जो लोग लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं अभी, ऑल फाइन? रिप्लाई कर दो मुझे। ब्लैक स्क्रीन क्यों लिखा है? स्क्रीन तो चल रहा है, इधर भी चल रहा है ना, ठीक है, दिख रहा है सर, बराबर है, ओके। तो मैं बोल रहा था कि आप पापा को कभी कभी आपको लगता है कि उन्होंने वो करना ही चाहिए, फिर भी आप वो शल नहीं बोल सकते उनको। आपको एक इज्जत होती है, आप उनको बोलेंगे मे, हालांकि आपके मन में वो शल ही है। और कभी कभी शल को भी मे लगाना पड़ता है, शल को मे जैसा ट्रीट करते, और कभी कभी मे को शल जैसा ट्रीट करते, डिपेंड्स। और इसलिए यहां पे नाम लिखा है एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शंस। व्हाई द वर्ड इज यूज एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन? एक्सेप्शनल जगहों पर मे को शल और शल को मे कह सकते हैं। अगर ऐसा हुआ कि कोई जगह पे शल लिखा हुआ है कि इसने ही शल पनिशम, तो ऐसा मानना चाहिए कोर्ट शल पनिशम, तो शल को आपने मे जैसा ट्रीट करना चाहिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या बोल रहा हूं। कभी कभी आपको समझना होगा, उसने चोरी की, वो टेररिस्ट, कोर्ट में पनिश टेररिस्ट, टेररिस्ट में आपका तो खून खौल रहा है, वो ताज को उड़ा के चले गए, तो आप बोलेंगे मैं कैसे लिख रहा है?
अरे लिखा में है तो वो तो लिखेंगे, वो तो शल ही है, पर कभी कभी कुछ लोग के दर्जे की वजह से, कुछ सम्मान की वजह से आप में लिखना पड़ता है, बट वो अंदर तो शल होता है। इसलिए ऊपर वर्ड लिखा है एक्सेप्शनल केस। एक्सेप्शनल क्यों लिखा है? नहीं तो आप क्या करोगे, हर में को शाल मत बना देना। हर ने आपकी सुविधा के हिसाब से आप में को शाल बना रहे हो, शाल को में ऐसा नहीं होता। वो कुछ केसेस में, कुछ फ्यू केसेस में ऐसा हो सकता है कि आप मे को, अदरवाइज मे इज मे, शल इज शल। समझ आ रहा है? नो सेंसिबल मीनिंग कैन बी फिक्स टू अ वर्ड और फ्रेज और डिफिट्स द रियल ऑब्जेक्ट ऑफ द इनएक्टमेंट। इट शुड बी एलिमिनेटेड देन शुड अ गिव। क्या लिखा समझेगा? आपके मे लिखने से उसका सेंसिबल मीनिंग हट जा रहा है। टेररिस्ट कोर्ट में पनिश, तो आपने अंदर ही अंदर समझ जाना वो मे नहीं है, क्योंकि मे करे तो फिर तो खेल हो जाएगा। टेररिस्ट को तो मार डालना चाहिए साले को, तो शल ही आना चाहिए ना। अच्छा, कभी भी और भी एंड हो सकता है क्या? कुछ केसेस, जैसे एग्जांपल ऐसा लिखा हुआ है कि एक किसी लड़के ने लड़की को छेड़ा और मान लो कोई रेपिस्ट है। कोई रेपिस्ट है तो रेपिस्ट में क्या होना चाहिए? एंड उसको फाइन। देखो दुनिया में दो चीजें, एक तो फाइन होती है तो जेल होती है। रेपिस्ट को फाइन भी लगेगा, फाइन लग सकता है और जेल हो सकती है, ऐसा लिखा है। रेपिस्ट को क्या लिखा है? फाइन या फिर जेल। और एक में लिखा है किसी ने लड़की को छेड़ा तो उसको फाइन भी होंगी एंड जेल भी होंगी। पढ़कर अजीब नहीं लग रहा है? अजीब लग रहा ना? मतलब जो छेड़ रहा है उसको जेल में भी जाना पड़ रहा है और उसको फाइन भी लग रही है। और जो कौन है, जो रेपिस्ट है, जो बलात्कारी आदमी है, उसको आप क्या बोल रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, एक तो जेल में जाएगा या फिर फाइन लगेगा। तो क्या बोला, एक काम करता मैं छेड़ता नहीं, फिर मैं रेपिस्ट बन जाता हूं। आपको पढ़ के अजीब नहीं लग रहा? ऐसे केस में समझ जाना चाहिए तो कुछ तो गड़बड़ हुई। यहां पे एंड को और से रिप्लेस करना पड़ेगा और को एंड से रिप्लेस करना पड़ेगा, ऐसा लिखा है। बट दैट हैपेंस ओनली इन सर्टेन एक्सेप्शनल केसेस, नॉट इन ऑल द केसेस। आप समझो, ये अभी नहीं है, वो तो डिपेंड करता है। जब आप लॉ पढ़ोगे तो आपको लगे ये कैसे हो सकता है बे, मतलब आपको पढ़ के जरा अजीब लगा ना, ये कैसे हो गया। तो जब आपको ऐसे लगा ना, देखो ऊपर लिखा है नो सेंसिबल मीनिंग कैन बी फिक्स टू वर्ड और फ्रेज और डिफीट द रियल ऑब्जेक्ट, यानी कि ये कैसा तरीका है, ये कैसे हो गया। ये साला रेपिस्ट को सिर्फ दोनों में से एक और जो सिर्फ छेड़ रहा है उसको दोनों भी, तो आपको पता लगा दिस इज नॉट समथिंग विच इज सेंसिबल। जब कोई एक्ट सेंसिबल बातें नहीं कर रहा है तो आप उस केस में एंड को और को एंड चिपका सकते हो। आर यू गेटिंग में? एक्सेप्शनल में दो बातें याद रखो, एक तो मे को शल, यानी मे को शल को मे कर सकते हैं, एंड को और को। सर आप मे शल तो पूरे इसमें लिखा ही नहीं कहीं। अरे वो मैंडेटरी डायरेक्टरी का मतलब ही तो मे शल है। मैंडेटरी का मतलब शल, डायरेक्टरी का मतलब मे। समझ आया एवरीबॉडी? नेक्स्ट, पता है लॉ को इंटरप्रेट करने के लिए देयर आर रूल्स। क्या बोला? देयर आर रूल्स। तो वन इज ए प्राइमरी रूल, जो प्राइमरी के 6 अपन देख लिए। अब है हमारे साथ में सेकेंडरी रूल्स। कौन से रूल्स है? सेकेंड रूल में देखो ये पहला पॉइंट आ गया, ऑप्टिमा लेगम इंटर प्रिजेस्ट कॉन्सियोटोडो, ऐसा उसका मतलब है लेगम का। और बोल रहा है अंडरलाइन द वर्ड कस्टम इज द बेस्ट इंटरप्रेटर। क्या बोला है? कभी कभी ऐसा होता है कि कोई चीजों का अर्थ जो है वो वैसे नहीं लेते जैसा उसमें लिखा है। ये देखते कि सदियों से इस शब्द का अर्थ कैसा यूज किया जाता है। जैसे हिंदू की शादी जब होती है तो लिखते हैं कि अग्नि को साक्ष्य मानते हुए सप्तपदी यानी कि 7 फेरे होना चाहिए। तो वो एक्चुअल में विवाह, वैलिड विवाह माना जाता है हिंदू लॉ के मुताबिक, यानी कि अग्नि होना चाहिए और सप्तपदी यानी 7 फेरे होना चाहिए। तो उसको क्या मानेंगे? शादी माना जी, शादी मानेंगे। देख लड़के ने एक चिंटी से शादी करना थी, उसमें लिखा था अग्नि और 7 फेरे। बोले अग्नि चाहिए, बोले लाओ रे कुछ, बोले कुछ मिल रहा नहीं। इसने क्या लगाया? सिगरेट का छल्ला लगा दिया बीच में लाइटर से और फटाफट 7 फेरी ले ली। बोले विवाह न की, शादी हो गई।
और पुलिस ने पूछा तो किसके साथ घूम रहा है? बोले मेरी चिंटी है। लीगल है? आई एम ऑफिशियली मैरिड। बोले कैसे? बोले शादी करके आया अभी। बोले कैसे किया? बोले ऐसा ऐसा किया। पुलिस ने पहले उसको बजाया बहुत। बोले तुझे अक्ल है? इसको शादी बोलते हैं? बोले शादी तो यही होती है, लिखा है लॉ में, मैं लॉयर हूं, मेरे लॉ की किताब में यही लिखा है, हिंदू एक्ट पूरा पढ़ा है मैंने। ये वो व्यक्ति है जो लिटरल इंटरप्रिटेशन कर रहा है। समटाइम्स इट इज बियॉन्ड वर्ड्स। कस्टम से देखना पड़ता है कि सदियों से हिंदुओं की जब शादी होती है, रामायण के जमाने से, ऐसी शादी नहीं होती। वो अग्नि का अर्थ होता है हवन कुंड। वो हवन कुंड को साक्ष्य मानते हैं। वो अग्नि ऐसा कुछ भी नहीं लगा दिया, आपने लाइटर लगा दिया, बीच में गैस लगा दिया, स्टोव लगा दिया, ऐसा नहीं हो सकता है। वो प्रॉपर एक हवन कुंड होना चाहिए। हवन कुंड आपने कभी देखा होगा, और हवन कुंड को बीच में रखते हैं प्रॉपर, वहां पे वो पंडित बैठा रहता है और फिर 7 फेरे होते हैं, उसको शादी मानते हैं। तो यहां पे क्या हुआ? कस्टम इज द बेस्ट। कस्टम यानी कि रूढ़ियों से, परंपराओं से, सदियों से, ट्रेडिशन से। नहीं, लॉ में तो सिर्फ अग्नि लिखा था, लॉ में हवन कुंड वर्ड ही नहीं है। फिर भी हिंदुओं की शादी मानते ही नहीं जब तक हवन कुंड ना हो, क्योंकि यहां पर लिखा था कस्टम। समझा क्या बोला अभी? यू गॉट इट एवरीवन? क्या मतलब समझा आपको? हवन कुंड रहेगा तो शादी, नहीं तो शादी नहीं। लिख दो एग्जाम्पल, सप्तपदी अग्नि डैश हवन कुंड। राजस्थान में 4 फेरे भी होते हैं। 4 लड़कियों के साथ 7 फेरे की और तुझे कुछ कंफ्यूजन हो रहा है? आगे बढ़े। यहां पे लिखा है लेगे ऑप्टिमा फोर्टिसिमा इन लेगे। इसका नाम देखो, कॉन्टेम्प्रनिया। मुझे तो रानिया जैसा दिखता है। रानियों को फोर्ट में ले गए, रानिया फोर्ट सीमा ले गए। मैं जब पढ़ता हूं तो मुझे दिखता है इसमें एक रानिया लिखा है, एक फोर्ट लिखा है और ले गए लिखा है, यानी रानियों को फोर्ट में ले गए, ऐसा उसका मतलब है। ये बोल रहा था बेस्ट वे टू इंटरप्रीट डॉक्यूमेंट इज टू रीड इट एज इट वुड हैव बीन रीड व्हेन मेड। आज भले ही कोई चीज आप पढ़ रहे हो, पर वो लॉ बना है बहुत पहले, तो उसको ऐसा पढ़ो जैसे उस समय क्या चल रहा होगा। अगर आप कोई भी लॉज पढ़ रहे हो जो बहुत पुराना है, आप बहुत सारा एक्ट पढ़ रहे हो, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 आज भी चल रहा है। आज 2025 चल रहा है, 24 चल रहा है। 150 साल पुरानी चीज हम आज पढ़ रहे हैं। मुझे बताओ क्या मतलब है इसका? आज भले ही पढ़ रहा हूं, पर आज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पढ़ते समय कई चीजों को मुझे लगता है ये क्यों लिखा है, क्या काम का बे, यू क्या क्यों लिखा है? आपको सच में नहीं उसको इंटरप्रीट करना, तो आपको उस भूतकाल में जाके उसके इतिहास को समझना पड़ेगा कि 1881 में अंग्रेजों ने क्या सोच के लाया था उसको, व्हाट वाज हैपनिंग दैट पॉइंट ऑफ टाइम। वो इतिहास समझ पाओगे तो इस लॉ को इंटरप्रेट कर पाओगे। इसलिए बोलता है सेकंड रूल में सेकंड पॉइंट है ये जो लिखा ना फोर्टिसिमा लेगे, वो क्या बोल रहे हैं, ये देखो तब क्या चल रहा था देश में। लिखा है देखा, द वे टू इंटरप्रेट, द बेस्ट वे टू इंटरप्रेट डॉक्यूमेंट इज टू रीड इट एज इट वुड हैव बीन रेड व्हेन मेड। व्हेन मेड, कब मेड? 1881।
तो ये देखो ना तब क्या हुआ था, तब क्या चल रहा था। ओके, डन। आगे, ओल्ड स्टैट्यूट्स एंड डॉक्यूमेंट्स शुड बी इंटरप्रेटेड एज देयर वुड हैव, वही लिखा है नीचे। अब आया नौसीचूर सॉसिस। अब नौसीचूर सॉसिस का मतलब होता है, एक काम करो ना, ये जो 3 नंबर लिखा है ना वो 2 के, ये जो 3 है ना वो 2 का एक्सप्लेनेशन आगे कंटिन्यू, तो 3 वर्ड हटा दो, 3 लिखा हुआ हटा दो, वो 2 का एक्सप्लेनेशन आगे कंटिन्यू है। और जो 4 लिखा है ना, ये 5 वाला वर्ड हटा दो, वो उसी का नीचे एक्सप्लेनेशन है, नंबर 5 वर्ड हटा दो, ठीक है। अब जरा देखो मैं क्या लिख रहा हूं, क्या बोल रहा हूं। नौसीचूर सॉसेस का मतलब होता है जब एक शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं। आप देखते हो जैसे कि बहुत सारे अर्थ, डेट, डेट यानी तारीख, डेट यानी डेटिंग कर रहे हो किसके साथ, एक का अलग मतलब, 2 मीनिंग। इशू, इशू का मतलब होता है प्रॉब्लम, इशू का मतलब होता है आईपी वाला इशू, इशू का मतलब होता है बुक इशू, लाइब्रेरी से बुक इशू। अस्पताल में इशू आए ना कि बच्चा, नया बच्चा पैदा होता है उसको बोलते हैं इशू, और सबके स्पेलिंग सेम है, ISSUE। इशू मतलब प्रॉब्लम, इशू मतलब बच्चा, इशू मतलब लाइब्रेरी से बुक इशू हुआ, इशू मतलब आईपी वाला इशू। तो कैसे समझना कौन सा इशू है। इंटरेस्ट शब्द के 2 मीनिंग होते हैं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड और बैंक जो इंटरेस्ट लगाती है, दोनों का स्पेलिंग वही, INTEREST, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट। अगर वो बैंक का डॉक्यूमेंट है वहां पे इंटरेस्ट लिखा हुआ है ना, तो समझ जाना ये बैज वाला इंटरेस्ट है, बैज वाला इंटरेस्ट। किसी का बायोडाटा में इंटरेस्ट लिखा है तो समझ जाना वो हॉबी वाला इंटरेस्ट। तो जैसा देश वैसा भेष, इसको बोलते हैं नौसीचूर सॉसिस। किसी अस्पताल में इशू लिखा तो समझ जाना ये बच्चे की बात हो रही है, और वही इशू किसी लाइब्रेरी के बाहर में लिखा है तो समझ जाना बुक इशू की बात। तो आपको जैसा देश, यानी कि एक शब्द के अगर अनेक मीनिंग होंगे तो ये देखो किसके साथ में एसोसिएटेड है, वो किसके साथ में आ रहा है, नहीं समझा, उसके आसपास उस पैराग्राफ में और क्या वर्ड है, तो समझ जाओगे इसका मतलब क्या है। ये अंग्रेजों ने पता नहीं क्या करके रखा है फालतू में, एक ही इशू की 4 मीनिंग कैसे बना सकते हैं, क्यों बनाने के, अलग अलग शब्द बनाओ ना जिंदगी में। हमने कैसे बनाए मस्त मस्त अलग वर्ड्स, हिंदी में मराठी में, हमने कभी ऐसा रिपीट नहीं किया, पर इन्होंने सब कांड करके रखा है। अभी आजकल हमने अलग लाया आइटम, आइटम कौन सा आइटम, आइटम यानी वस्तु, और एक होता है आइटम सॉन्ग मूवीज में। अपने भी बहुत सारे वर्ड निकाले आजकल। तो आपको समझना चाहिए कि आइटम अगर किराना शॉप का आइटम है तो यानी वस्तुओं की बात हो रही, और बॉलीवुड की मूवी का आइटम यानी कि कुछ तो आइटम सॉन्ग है। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसके अलग अलग मीनिंग है। तो फिर अब ये रूल क्या बोलता है कि आप अगर एक शब्द के बहुत अनेक मतलब है तो फिर कौन सा मतलब लगाए, ये देखो कि वो किसके साथ में आया हुआ है, किसके साथ में ये वर्ड बैठा हुआ है। अगर वो इंटरेस्ट बैंक के इसमें है तो वो इंटरेस्ट बैज वाला है, बैज वाला है, और वो इंटरेस्ट बायोडाटा में तो समझ ना हॉबी वाला इंटरेस्ट। बस 2 एग्जांपल लिख दो, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट, और दूसरा कौन सा है, इशू। नेक्स्ट, तो हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों खत्म हो गया। उसके बाजू में डायरेक्टरी मैंडेटरी वो ऑलरेडी मैंने कवर कर लिया था, दिख रहा डायरेक्टरी मैंडेटरी। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। अब मैं आपको देखो, पहले मैंने आपको रूल पढ़ा है, प्राइमरी रूल, सेकेंडरी रूल। अब मैं पढ़ा रहा हूं आपको एड्स, AIDS यानी कि मदद। एड्स का एड यानी कि मदद। सर ये क्या बोलना चाहता है, सुनो जरा इधर देखो मेरे पास, सुनो ध्यान से। अगर मैं आपसे पूछूं कि कभी कभी जब हम लोग लॉ पढ़ते हैं ना, तो लॉ पढ़ते समय कुछ ऐसी चीजें होती है जो लॉ के अंदर ही होती है, यानी कि बेयर एक्ट के अंदर ही होती है, जिसका उपयोग हम लोग करते हैं लॉ को इंटरप्रेट करने वास्ते। एड्स यानी मदद, मदद, सहायता। लॉ को इंटरप्रेट करने के लिए अगर बेयर एक्ट में ही कुछ चीजें होंगी तो हम उसको कहते हैं इंटरनल एड्स। क्या बोलते उसको, तो ये इंटरनल एड्स के सारे आइटम लिखे, ABCD EFGH IJ, ये सब जो लिखा ना वो सब।
और उसके ठीक बाजू में लिखा है एक्सटर्नल एड्स। वो एक्सटर्नल का मतलब क्या था मालूम है? ये ऐसी चीजें है, ऐसा एड है जो लॉ मेकर ने लॉ के अंदर नहीं लिखे। कोई भी ऐसी चीज जो बेयर एक्ट में नहीं है पर फिर भी हम उसका उपयोग करते हैं लॉ को इंटरप्रीट करने के वास्ते, उसको कहते हैं एक्सटर्नल एड। जैसे एग्जांपल में दे रहा हूं आपको, एग्जांपल दे रहा हूं, इधर देखिए, यहां पे लिखा है डिक्शनरी डेफिनेशन। जैसे एग्जांपल सैलरी है और आप इनकम टैक्स एक्ट पढ़ रहे हो, तो सैलरी का डेफिनेशन इनकम टैक्स एक्ट में ही दिया हुआ है। बड़ा व्यापक डेफिनेशन, सैलरी इंक्लूड दिस, एचआरए, बोनस, ये दुनिया की चीजें होती हैं। तो उस केस में आपको डिक्शनरी डेफिनेशन को उपयोग करने की जरूरत नहीं। फर्स्ट प्रायोरिटी मस्ट बी गिवन टू द इंटरनल एड्स। पर जब मान लो डेफिनेशन एक्ट में दी नहीं है, तो इन दैट केस यू मे, व्हाट आई सेड, यू मे छल नहीं बोला, यू मे यूज द डेफिनेशंस ऑफ गूगल, विकिपीडिया, चैट जीपीटी आप देख सकते हो, या फिर ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी देख सकते हो। समझ आ रहा मैं क्या बोला? बोलो क्या बोला मैंने? तो बताओ इसको एक्सटर्नल क्यों बोलते हैं? बिकॉज लॉ में नहीं ना, बाहर है ना, ऑक्सफोर्ड में है, गूगल पे है, चैट जीपीटी पे है, ऐसा कुछ है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, आपको यहां पे दिख रहा होगा, देखो, यूज ऑफ फॉरेन डिसीजन दिख रहा होगा, डी वाला पॉइंट। व्हाट इज दैट पॉइंट? यूज ऑफ फॉरेन डिसीजन। जैसे एग्जाम्पल, इंडिया में कसाब ने सब कुछ कांड किया, अब उसको क्या करना चाहिए उसके साथ में, इधर के लॉयर को समझ नहीं आ रहा, तो उसके लॉयर थे उज्जवल निगम। उज्जवल निगम बोल रहा इसको फांसी पे चढ़ाओ। जज बोल रहा क्यों? ऐसा कोई सेक्शन में नहीं लिखा है, बिकॉज इंडिया में ऐसे कुछ इतना बड़ा टेररिस्ट अटैक हुआ है ऐसे इस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई लॉ। तो बोला कि मैं आपको एक रेफरेंस देता हूं, लादेन ने जब ट्विन टावर को उड़ाया था यूएस में, तो वहां पे उसको फांसी सुनाई थी, तो तुम भी फांसी दे दो। तो इसको एक्सटर्नल एड्स क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज अपने लॉ में नहीं है, कोई बेयर एक्ट में नहीं है, तो पहली बात तो एक्सटर्नल है। पर आपको ये बताना चाह रहे हैं कि दूसरे कंट्री में जिसकी लीगल कॉन्स्टिट्यूट जो है हमारे कंट्री जैसी है, आप जानते हो इंडिया के जैसा पूरा अंग्रेज, यूरोप पूरा इंडिया जैसा है, क्योंकि वो अपने इंडिया में राज करने आए थे, तो सारा अपना जो लीगल सिस्टम, जुरिस्डिक्शनल सिस्टम जो है, ये सब उन्हीं से प्रेरित है। अपना आपको पता होगा ना, अपना सिस्टम ने प्राइम मिनिस्टर, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, उधर भी वैसे ही सब उन्होंने सेट किया था, अपन उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हम चाहे तो ऐसी कंट्री के जजमेंट को उपयोग कर सकते हैं जिसकी सारी लीगल सिस्टम हमारे जैसी, तो एग्जाम्पल हमारे लिए अंग्रेजों जैसी है। पर एक सवाल है, क्या इनको फॉलो करना आवश्यक है दूसरे कंट्री में? ये हम लोग चाहे तो, ये कोई कंपल्सन नहीं है, डायरेक्शनल है कि आप अगर लॉयर हो तो आप बोल सकते हैं साहब देखो ना उधर की कंट्री में ऐसा हुआ था, तो हम क्यों नहीं कर सकते? आप जज को सिर्फ बोल सकते हो, रिक्वेस्ट कर सकते हो, जज को फॉलो करना है नहीं करना है उसकी चॉइस है। तो एग्जामिनेशन पूछेंगे फॉरेन डिसीजन, बोलना इट इज नॉट मैंडेटरी, इट इज जस्ट डायरेक्टली अपन वी कैन जस्ट टेक द रेफरेंस, बट अगेन इट इज नॉट कंपल्सरी कि उन्होंने ऐसा किया था इसलिए हम भी वैसा करें। समझ आए? आई होप यू गेट इट। नेक्स्ट, उसके नीचे लिखा था कोई रिपील्ड। रिपील्ड एक्ट समझता है? ये एक्ट नहीं, इसके पहले एक एक्ट था। तो जब मैं इस नए को पढ़ रहा हूं ना, तो मैंने देखना चाहिए पुराना क्या था। मुझे बताओ, नया है तो पुराना क्यों पढ़ना है? अगर पुराने को अगर समझेगे तो आपको एग्जैक्टली क्लियरली समझेगा कि आखिर पहले क्या था। समझो मैं क्या बोल रहा हूं? आपने जब कोई पुराना डिलीट किया, 1956 को डिलीट किया और 2013 आया, तो 2013 को अगर इंटरप्रीट करना है तो 1956 के ऊपर पकड़ होना जरूरी है। आपको समझता है पहले ऐसा था अब ऐसा हुआ, तो जब आपको पहले वाले और नई वाली दोनों एक्ट बता देना, तो आपको नए वाले को बहुत अच्छे से इंटरप्रीट कर पाता। अच्छा पहले ऐसा था, पता है क्या, जैसे मैं 1956 मैंने भी पढ़ाया हुआ है, तो उसमें पनिशमेंट देता था 1 साल पनिशमेंट, यहां पे आया 5 साल पनिशमेंट, 2 साल, इधर 10 साल। क्यों? तो इसका समझता है कि हम लोग लॉ मेकर का इंटेंशन अभी ज्यादा बजाने का है, स्ट्रिक्ट है, स्टबन है बहुत, ऐसा ही होना चाहिए। तो देन यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, हाँ लॉ मेकर चाहता है लोगों की बहुत बजाय अगर वो गलत काम करे तो। समझ आ रहा है? उसको बोलते हैं रेफरेंस टू रिपील्ड एक्ट, रेफरेंस टू रिपील्ड एक्ट। तो रिपील्ड का रिपील्ड नहीं कि डिलीटेड। तो क्या बोल रहा है? नया पढ़े कि पुराना पढ़े? नया पढ़ने
करो, नया पढ़ो, पर नया पढ़ने से पहले मेक श्योर कि आपने पुराना भी पढ़ा हुआ है। उसके ऊपर क्या लिखा है देखो, एनालॉगस लिखा है, उसके ऊपर क्या लिखा है, कंसोलिडेटेड लिखा है। एक मैं आपको कंसोलिडेटेड पहले पढ़ा था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसोलिडेटेड? एग्जाम्पल लिखो, वैट सर्विस टैक्स इज इक्वल टू जीएसटी। आपको पता है क्या मैं बोल रहा हूं? वैट और सर्विस टैक्स को हटाकर ही इंडिया में जीएसटी आया था। आया था या नहीं आया था? तो क्या बोलेंगे आप? अगर आपको जीएसटी में मास्टरी करना है, बहुत भारी जीएसटी को इंटरप्रीट करना है ना, आप पहले वैट और सर्विस टैक्स का नॉलेज होना जरूरी है। क्योंकि वैट सर्विस टैक्स में क्या चीजें थी, कभी कभी आपको जीएसटी में होता है क्यों आई, तो समझता अच्छा है पहले ऐसा लिखा था इसलिए। सर उसको कंसोलिडेट क्यों किया? अरे वैट और सर्विस टैक्स को दोनों को मिला के तो जीएसटी है ना, गुड्स एंड सर्विस है, दोनों भी आ गए इसमें। पहले गुड्स के ऊपर वैट लगता था और सर्विस टैक्स तो था ही, तो उसको जीएसटी लाया उन्होंने, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नहीं मुझे बताओ मैं क्या बोल रहा हूं आपको, क्या बोलना चाह रहा हूं? तो क्या बोलना चाहेंगे? नया पढ़ो क्या पुराना पढ़ो? अगर आप जीएसटी को इंटरप्रेट करना चाहते हो ना, जीएसटी में मास्टर, आपको जीएसटी में प्रैक्टिस करना है, तो आप वो कभी नहीं कर पाओगे जब तक आपको पुराना, क्योंकि जब आपको वो समझ अच्छा उसमें ऐसा लिखा था इसलिए ऐसा लिखा, देखो पहले ऐसा था वो डिलीट हो गए लाइंस, तो आपको मास्टरी आता है। जस्ट डोंट ओनली रीड नया। अपने घर में भी कुछ चीज़ें अपन बहुत सालों से करते हैं, पर जब मम्मी बताते दादाजी ने ऐसा किया था या पापा ने, तो इसलिए आज हम लोग फॉलो, तो अपने को उसका समझ आता कि रेफरेंस मिलता, अच्छा अच्छा ऐसा था इसलिए हम लोग ये ऐसा फॉलो करते। दशहरा के दिन हम लोग कुछ तो करते, रावण को मारते वगैरह कुछ करते हैं, पर कुछ लोगों के लिए उसे एक त्योहार है, पर कुछ लोगों के लिए लॉजिक भी, अगर वो समझे कि किसके पीछे का वो दिन पे क्या हुआ था, तो उसके पहले का क्या इतिहास है, तो अपने को फिर वो उसके बाद में उसका महत्व समझता है कि अच्छा 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 ओके ऐसा था इसलिए ये होता, फिर इसलिए ऐसे करते हैं। अदरवाइज तो क्या है, लोग फॉर्मेलिटी के लिए कुछ भी करते हैं, बट देयर इज नो लॉजिक डूइंग दैट इफ यू डोंट नो एग्जैक्टली द फॉर्मेलिटी बिहाइंड द लॉजिक बिहाइंड इट। तो वो बोल रहा है कि जीएसटी को पढ़ो मत, पहले वो पहले वाले पढ़ो। ये हिस्टोरिकल सेटिंग सेम है रे, वो लिखो हिस्टोरिकल मतलब इतिहास को जानो पहले। अरे तो बहुत सिंपल है, इतिहास मतलब क्या, तो अरे भाई कुछ कुछ एक्ट बहुत पुराने हम लोग पढ़ रहे हैं, तो तब का इतिहास चेक करोगे तब क्या हो रहा है। इंडिया में ऐसे नहीं कि अपन 2024 में बैठे, हम 2024 के एक्ट नहीं पढ़ रहे, हम तो 1800 के एक्ट भी पढ़ रहे, 1880, 100 के, 1900 के, 1956 कंपनीज एक्ट के पहले दो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का पढ़ते। तो वी शुड नो द एग्जैक्टली द हिस्ट्री। अब बताओ हिस्ट्री एक्सटर्नलाइट्स क्यों है? बेयर एक्ट में इतिहास नहीं लिखा होता है, जाने दो। मैं आपको आज एग्जांपल दे रहा हूं। सीएसआर जब अपन पढ़ते हैं उसमें लिखा था कोविड के बारे में, 2050 जब आएगा और आपके बच्चे जब सीए करेंगे तो वो सीएसआर पढ़ेगा, उसमें लिखा रहेगा कोविड, तो उसके दिमाग में तो शंकर भी को तब तो कोविड नहीं रहेगा, वो बोले ये क्या डाला, ये अमेंडमेंट क्यों लाया था। तो आपके बेटे को कोपचे में लेके समझाना पड़ेगा, बेटा 2020 में दुनिया में ये हुआ था और इतने लाखों लोग मरे थे। आपने को नहीं कहा जब कोविड आया था लोग बोलते थे प्लेग हुआ था, आप तो थे भी नहीं, बोलते ना प्लेग आया था 1920 में तब इतने लोग मरे थे। तो आपके बेटे को आप समझाएंगे बेटा 2020 में कोविड आया था तब वो, अच्छा इतने लोग मरे थे, अच्छा पूरी दुनिया में फैला था, ओके। तो तब आपके बेटे को कोविड याद नहीं करना पड़ेगा, बोलेगा नहीं नहीं बहुत डेंजरस था इसलिए लाया गया। तो बोल रहा है कि कोई भी चीज क्या करो उसका इतिहास पढ़ो कि वो उस समय क्या हो रहा था। नहीं तो आप क्या बोल रहे हैं सीएसआर में कोविड भी आता है, अरे पर क्यों आया, उसका महत्व क्या था, उसकी इंटेंसिटी क्या थी, वो लोग कितने मर रहे थे। तो इसलिए बोलते हैं हिस्टोरिकल पता होना चाहिए आपको। अरे यूसेज में वही है रे, लिखो यूसेज सिमिलर टू, लिखो सिमिलर टू, सिमिलर टू। आपने इसके पहले वो पढ़ा था ना ये वाला, ये देखो इधर ऑप्टिमा लेगम, देखो ऑप्टिमा लेगम कस्टम। हाँ वो क्वेश्चन एग्जामिनेशन देंगे आपको, सिर्फ वो याद बोल, तो ये लैटिन वर्ड लिखो, नहीं लिखना है, वो लिख के देंगे आपको, उसका आंसर लिखना है। बोलो मैं क्या बोला आज, क्या बोल रहा हूं मैं इसके बारे में। यूसेज मतलब क्या, अरे वही ये शब्दों को यूसेज यूज कैसे करते हैं इतने सदियों से, पता इसको एक्सटर्नल एड्स क्यों बोलते हैं। बेयर एक्ट में तो लिख दिया अग्नि, अब उसके बाद में लोग हवन गुण लेके बैठे, तो ना बेयर एक्ट में लिखा हुआ है, तो इट इज अ पार्ट ऑफ एक्सटर्नल एड्स यूसेज। समझ आया? नेक्स्ट
डिक्शनरी डेफिनेशन पढ़ा दिया मैं, सब पढ़ा दिया गया, इधर एनालॉगस बचा है बस ना। इसने को अर्लियर एक्ट एक्सप्लेन मतलब लेटर एक्ट, ये बड़ा ही छिछोरा टाइप का है, मतलब आई सिंपली आई डोंट अग्री विद दिस, बट ठीक है उन्होंने जो लिखा है मैं बताता हूँ आपको क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनना। लिख दो अपन कंपनीज एक्ट 1956, अनकंपनीड एक्ट 2013, इतना एक्सप्लेनेशन दो आप, मैं बाकी सब बोलता हूँ। 1956 2013 बोलो। वो बोल रहा है कि 1956 में बहुत सारे जो प्रोविजन थे उनको हमने 2013 में एज इट इज कॉपी किया, तो क्या होगा और कुछ चीजें नहीं ला होगी। मान लो कोई सेक्शन था, सेक्शन नंबर 25, जिसके अंदर 5 एक्सेप्शन थे, सेक्शन जो था एक्सेप्शन, तो 2013 में उन्होंने सारा सेक्शन कॉपी किया, पर 5 के बदले 4 एक्सेप्शन लिखे गए। ये बोलता है कि वो जो 5वां जो है, जो एक्सेप्शन वहां पे नहीं लिखा गया और सारी की सारी चीजें एज इट इज लिखी है, एंड देन यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड वो 5वां एक्सेप्शन क्यों निकाल दे, वो तो जरूरी था, अगर 4 रखी तो 5वां क्यों नहीं, व्हाट इज द लॉजिक, एंड यू आर नॉट फाइंडिंग एनी लॉजिक ऑफ डिलीशन। तो ऐसा मान लेना चाहिए वो भी है, ये सिर्फ कॉपी पेस्ट करते समय हुई मिस्टेक है। मतलब 5वां एक्सेप्शन अभी है क्या, पर फिर भी मान लेना है, क्यों, जब लॉ मेकर के प्रोविजन पूरे कॉपीड है, एक्सेप्शन भी सब कॉपीड है, शब्द से शब्द मैचिंग है, और 5वां एक्सेप्शन नहीं है, और कितने 4 ही है, तो ऐसा अज्यूम कर ले, क्या अज्यूम करे कि वो भी है, बड़ा ही अजीब सा है, पर ऐसे कैसे अज्यूम कर लूं मैं, पर वो बोलता है कि ऐसा, देखो यहां लिखा है वेयर द अर्लियर यानी कि 1956 कंटेंट नेगेटिव यानी कि एक्सेप्शन प्रोविजंस, बट द लेटर यानी कि 2013 वन मेयरली ओमिट्स, क्यों ओमिट किया, देयर इज नो लॉजिक, जस्ट ओमिट हो गया, तो ऐसा मान लेना चाहिए कि वो अभी भी है, दैट नेगेटिव प्रोविजन नेसेसरी टू सी हाउ द लॉ वुड हैव स्टूड विदाउट दैट ओरिजिनल। समझा क्या, वो 5वां एक्सेप्शन निकाल के लॉ, आपको लग रहा है ये तो बहुत जरूरी एक्सेप्शन था, मतलब ऐसी कोई बात ही नहीं है कि उसको निकालने को, जब सब कुछ कॉपी है तो ये तो कॉपी, एंड द टर्म्स इन विच रिपील सेक्शन आर यानी री एनेक्टेड होने की, री इनेक्ट होगा मतलब वो जो मरा हुआ 5वां था वो अपने आप जिंदा हो जाएगा, री इनेक्ट हो जाएगा। समझा नहीं समझा, और यहां पे लिखा है एनालॉगस में डिफरेंट स्टैट्यूट्स दो मेड एट डिफरेंट टाइम्स और इवन एक्सपायर्ड नॉट रेफरिंग टू ईच अदर दे शैल बी टेकन कंस्टिट्यूट टुगेदर। वो क्या बोल रहा है मैं समझा रहा, सुनो एक बार। भारत में पैसे डूबने का बहुत बड़ा प्रमाण पहले हुआ करता, लोग पैसे बोरो करते थे और लोग उसको डुबाते थे, इसीलिए पैसों को रिकवरी करने के वास्ते भारत में 1985 में सिक्का को लाया गया, सिक्का SIC। 1993 में डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल आया, 2002 में सरफाइसी को लाया गया और 2016 में IBC लाया गया, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। इन चारों की शक्ल सूरत है ना, उनका एक ही बोलना है, पैसे डूबना नहीं चाहिए। चारों का ऑब्जेक्टिव एक ही है कि लेंडर के पैसे डूबना नहीं चाहिए, बोरोर ने डुबाना नहीं चाहिए। मैं आपको पैसे तो आप डुबा देंगे तो मेरे को तो आपके बजाने का राइट होना चाहिए ना। तो पहले मेरे ने रिकवरी करने के लिए सिक्का लाया 1985 में, 1993 में DRT लाया, 2002 में सरफाइसी लाया, 2016 में IBC लाया, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी। और जब मैं 2016 का IBC जब इंटरप्रेट करूंगा ना, मैं उसको इंटरप्रेट ही नहीं कर पाऊंगा जब तक मुझे 1985, 1993, 2002 के सारे एक्ट का नहीं पता होगा, तो मुझे समझेगा ही नहीं कि कौन सी चीजों के लिए DRT में जाना है और कौन सी चीजों के लिए सिक्का में जाना है, क्योंकि आज भी वो चीजें भी और ये भी है। तो आपको कन्फ्यूज, आपका कोई तो क्लाइंट आ गया, बोले सर मेरे पैसे डूब गए, अगर आपने सिर्फ IBC पढ़ा होगा तो आप उसको पूरा ज्ञान नहीं दे पाओगे, आपका ज्ञान अधूरा। बोलेंगे
क्योंकि आपने इतने इसमें की इतनी सी चीज पढ़ी है, चारों के चारों रिकवरी में। ऐसा नहीं कि पहले 3 डिलीट हुआ चौथा है, वो अभी भी है, ये भी है, तो इसका मतलब क्या हुआ? तो आपको अगर मास्टरी चाहिए, आपको पता नहीं हुआ, बहुत फेमस है आईबीसी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। पता आजकल बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट भी काम कर रहे हैं, वेरी फेमस है, मतलब आप कभी देखना उसको अकेले में, आईबीसी इज वेरी फेमस। तो अगर आप आईबीसी को इंटरप्रेट करना चाहते हो तो आप पहले उसके रिलेटेड जितने भी लॉ है, लिखा है देखो यहां पे, एक्सपोजन ऑफ वन एक्ट बाय लैंग्वेज अनदर, डिफरेंट स्टैच्यूट, यानी कि बहुत सारे लॉ आए डिफरेंट टाइम्स, यानी कि अलग अलग लॉ आए अलग अलग टाइम पे। तो अगर आप 2016 वाले को इंटरप्रेट करना चाहते हो ना, तो पहले तीनों को भी पढ़ो, फिर आपको पूरी 360 डिग्री व्यू आएगा। इन चीजों के लिए यहां जाना है, उन चीजों के लिए वहां, ये चीज नहीं। तो अगर आप एक चीज पढ़ोगे 100% में से 25% पढ़ोगे तो आपका नॉलेज आपके क्लाइंट के लिए व्यापक नहीं होगा। तो लिख दो एग्जाम्पल, सिका SICA, सिका 1985, 1993 DRT, 2002 सरफाई से, सरफाई से का मैं बोलता हूं, लिखो SARFAESI, NS, वापस बोलूंगा, SAR सर, FA फा, सरफा, इसी ESI। ओके, और 2016 में क्या है? IBC। चलो, अभी तक हमने जो इसको पढ़ा है 75% हमारा iOS खत्म हो गया। कल आऊंगा मैं, आपको इंटरनल एड्स और रूल्स पढ़ाऊंगा, देन हमारा iOS खत्म होगा। ओके, समझ आया? आज हमने प्राइमरी रूल्स देखे, सेकेंडरी रूल्स देखे, हमने एक्सटर्नल एड्स देख लिया, इंटरनल एड्स देखेंगे, और जो बाकी सब करेंगे तो हमारा चैप्टर खत्म होगा। ओके, आई विल सी यू, बाय बाय, कीप रीडिंग। और कल हम लोग अकाउंट्स का वो जो भी है क्वेश्चनर भी खत्म करेंगे। राइट, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। ना